हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो नया सेशन है वो करंट अफेयर का है, यानी कि करंट अफेयर से जुड़ी जो भी घटनाएं होंगी समसामयिक से जुड़ी उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट स्ट्रेटेजी में जाएगा, चाहे आपका पॉलिटी, जियोग्राफी या कहीं पर हिस्ट्री कहीं पर भी जाएगा, तो हम लोग वहां तक पहुंचकर उसकी तह तक उसकी जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज का हम लोग का यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन उपयोग की अनुमति दी है? तो अभी हाल ही में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी में 18% हाइड्रोजन उपयोग की अनुमति दी है। देखिए, जो यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो इसके वर्तमान मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। अब देखिए, इन्होंने एक निर्णय लिया, और वह निर्णय क्या है? जो आपकी सीएनजी होती है, सीएनजी यानी कि सीएनजी, इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इसमें क्या होगा? देखिए, आपको बताइए, जो सीएनजी होती है इसका मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। अब देखिए, इसमें होगा क्या कि इससे जो आपका सीएनजी होता है, सीएनजी में CH4 पाई जाती है, यानी कि जो आपकी CH4 का मतलब मीथेन होता है। क्या? मीथेन। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें मीथेन की अधिकता पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राजमार्ग मंत्रालय है जिसके मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने कहा है कि सीएनजी में क्या किया जाएगा? अब 18% हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन के उपयोग से होगा क्या? हमने आपको बताया, सीएनजी में मीथेन पाई जाती है, लेकिन सीएनजी से जो उत्सर्जित होता है, सीएनजी से उत्सर्जित होता है वो होता है आपका CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। जो CO होता है वो क्या होता है? इससे उत्सर्जित होता है। तो CO भैया इससे क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो इस कारण से कहा गया है कि हमें क्या किया जाएगा? देखिए, जो CO है ये जितना निकलती है, मान लेते हैं कि 100% निकलती है, वैसे निकलती नहीं 100%, लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं, तो उसमें से अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बताया गया कि अगर 18% सीएनजी में क्या मिला दिया जाए? हाइड्रोजन मिला दिया जाएगा, तो यह 70% इसकी जो मात्रा है वो घट जाएगी। यानी कि जो पहले आपका जो CO का उत्सर्जन हो रहा था वो अब कितना होगा? अब 70% कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 70% वह कम हो जाएगा। तो जो 18% हाइड्रोजन मिलाने की बात की है, तो जैसे ही 18% हाइड्रोजन सीएनजी में मिलाएंगे तो आपका HCNG हो जाएगा। हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? HCNG। और जैसे ही हाइड्रोजन इसमें मिला दिया गया, इसमें से जो CO निकलता है वह कितना कम हो जाएगा? वह 70% कम हो जाएगा। हमने बताया इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। कौन सी? मीथेन। मीथेन मतलब CH4 इसका सूत्र होता है। मीथेन आपका दलदली भूमि में भी पाई जाती है। कहां पर? जहाँ पर आपकी दलदली भूमि होती है वहां पर भी मीथेन की उपलब्धता पाई जाती है। मीथेन जो है आपका, इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। बायोगैस भी किसको कहा जाता है? इसको बायोगैस भी कहा जाता है, या गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। अभी हाल ही में कहा गया कि जो आपका सीएनजी है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें क्या मिलाया जाएगा? 18% हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। जिससे होगा क्या? इससे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो उत्सर्जन अब 70% कम हो जाएगा। कितना परसेंट? 70% कम हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब 70% कम हो जाएगा तो इससे आपका जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो क्या होगा? उसकी जो प्रदूषित होने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, CH4 यानी कि मीथेन के बारे में आपको बताया, दलदली भूमि में पाई जाती है और इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। देखिए, जैसे ही जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसने 18% हाइड्रोजन सीएनजी में मिलाने की बात किया, तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि यह किस संशोधन में, यानी कि यह किस कोई एक कौन सा वो एक्ट है जिसमें यह संशोधन किया गया है? किस एक्ट में यह संशोधन किया जाएगा कि अब क्या किया जाएगा? आप सीएनजी में 18% हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। तो देखिए, वह आपका मोटर वाहन अधिनियम 1989। कौन? मोटर वाहन अधिनियम
मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम 1989, इसमें क्या किया जाएगा, इसी में संशोधन किया गया है और इसी में संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, अब कहा गया है कि जो आपका सीएनजी है इसमें 18% क्या मिलेगी, इसमें 18% हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि किस अधिनियम में संशोधन किया गया, 1989 के अधिनियम में संशोधन किया गया, लेकिन जो आपकी ये वाली प्रक्रिया है कि 18% सीएनजी में क्या मिलाया जाएगा, हाइड्रोजन मिलाया जाएगा, यह लागू कब से होगा, तो यह लागू कर दिया गया और लागू होगा 25 सितंबर 2020, कब से, 25 सितंबर 2020, और 25 सितंबर 2020 को इसको लागू कर दिया गया, 25 सितंबर 2020 को। क्यों 25 सितंबर को किया गया, तो हमने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले पिछली वीडियो में कि 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को हम लोग अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी अंत्योदय दिवस पर क्या किया गया, यह निर्णय लिया गया है और संशोधन किस एक्ट में किया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में किया गया है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में किया गया है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला विकेटकीपर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट के पीछे डिसमिसल के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है। तो अभी हाल ही में एलिसा हिल जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक विकेटकीपर है, महिला विकेटकीपर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत के महेंद्र सिंह धोनी को विकेट के पीछे डिसमिसल करने में क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। तो देखिए जो एलिसा हिल है कहाँ की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, तो इस प्रश्न पर अभी आएंगे, पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह कहाँ पर है, वह कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है, कैनबरा है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री है पीएम स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन है। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, इसको प्यासी भूमि कहा जाता है। असल में प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, इसको कैपिटल ऑफ गेम्स, वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स यानी कि विश्व की खेलों की जो राजधानी है किसे कहा जाता है, तो विश्व में खेलों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 80% जो जनसंख्या होती है वह प्रत्येक वर्ष जो खेल होता है, जो स्पोर्ट होता है उसमें इन्वॉल्व रहती है, इस कारण से। अब देखिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी एक और खबर, ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक पड़ता है आपका तस्मानिया सागर, उस सागर का नाम है तस्मानिया सागर। अब देखिए जो आपका तस्मानिया सागर है, यहाँ पर अभी हाल ही में 380 व्हेलों की मौत हो गई थी, इनकी 380 व्हेलों की मौत हो गई थी। इस कारण से आपका यह भी प्रश्न बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की पास कौन स्थित है, तस्मानिया सागर स्थित है, और वहां पर क्या हुआ था, अभी हाल में 380 व्हेलों की मौत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो एलिसा हिल है क्या है, ए विकेट कीपर है, क्या है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। अब देखिए हुआ क्या कि अभी हाल में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 92वां डिसमिसल किया। कौन सा 92वां डिसमिसल किसके खिलाफ किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। और जैसे ही देखिए विकेट कीपर जो होता है पीछे के जो डिसमिसल करेगा उसमें या तो वह कैच पकड़ेगा, वह कैच गिना जाएगा, कैच गिना जाएगा, या तो वह क्या करे, स्टंप आउट करे, क्या करे, स्टंप आउट करे, वह भी उसमें गिना जाएगा। तो इसमें कैच प्लस स्टंप आउट दोनों की काउंटिंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पर विकेट कीपर है तो इन्होंने दोनों कार्य किया। अब ऐसे में इन्होंने 92वां शिकार किसके खिलाफ अपना बनाया, किसके खिलाफ 92वां शिकार किया, तो किसके खिलाफ किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया। अब देखिए जैसे इन्होंने 92वां शिकार किया, भारत के महेंद्र सिंह धोनी को, जो हमारे एमएस धोनी है, एमएस धोनी इनको पीछे छोड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने 196 डिसमिसल किए, कितने, 91 डिसमिसल किए, लेकिन मैचों का यहाँ पर अंतर है, महेंद्र सिंह धोनी ने केवल 98 मैचों में किया है, कितने मैचों में,
98 मैचों में किया है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर एलिसा एलिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है, महिला विकेट कीपर है, इन्होंने 114 यानी कि 114 मैचों में ऐसा कारनामा किया है। और ऐसा कारनामा करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। देखिए महिला तो महिला, इसके साथ साथ पुरुष, आपका मेल प्लस फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों में मिलाकर यह आपकी टॉप पर है, पहले स्थान है। कोई आपका मेल भी मतलब पुरुष भी कोई विकेट कीपर नहीं है जो जिसने क्या किया हो 92 डिसमिसल किया हो। और ऐसा करने वाली ये पुरुष और महिला दोनों में पहले नंबर पर आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा एलिस। कितने 92 कर चुकी है शिकार। और 92वां शिकार किसके खिलाफ इन्होंने किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। कब, 28 सितंबर को मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है इन रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट, यानी कि रेबीज का उन्मूलन, सहयोग और टीकाकरण। तो देखिए अभी हाल ही में 28 सितंबर को क्या मनाया गया, 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई, तो इस बार की इसकी थीम रखी गई रेबीज का उन्मूलन, सहयोग और टीकाकरण। देखिए जो आपका विश्व रेबीज दिवस है ये इस बार मनाया गया कब, 28 सितंबर 2020 को अभी हाल ही मनाया गया। कब, 28 सितंबर 2020 को मनाया गया। किस नंबर का था, तो यह 14वें नंबर का था। किस नंबर का, 14th नंबर का था, यानी कि 2020 में मनाया गया। यह किस नंबर का था, 14वें नंबर का। देखिए जो आपका विश्व रेबीज दिवस है यह मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो विश्व रेबीज दिवस है जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रेबीज है, रेबीज इसमें क्या है, रेबीज एक बीमारी है। क्या है, एक बीमारी है। जो कैसी बीमारी है, एक रोग है। जो कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है। कैसा रोग है, यह वायरस जनित रोग है। रेबीज एक वायरस जनित रोग है, यानी कि यह किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। और जिस वायरस से फैलता है उस वायरस का नाम है रेहेप्टो वायरस। क्या, रेहेप्टो वायरस। यह किस वायरस से होता है, तो रेहेप्टो वायरस से होता है। अब देखिए जो आपका रेबीज है, रेबीज एक वायरस जनित रोग है, रेहेप्टो वायरस से फैलता है। अब देखिए जो आपका रेबीज है, हमने आपको जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो रेबीज है इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। क्या, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। देखिए हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल भीति। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जब हाइड्रोफोबिया या रेबीज हो जाता है तो जो व्यक्ति होता है वह जल से डरने लगता है। किससे, जो आपका पानी होता है, वाटर होता है, उससे क्या करने लगता है, उससे डरने लगता है। तो इसमें जो हाइड्रोफोबिया रोग है इसमें क्या करता है, जो भी व्यक्ति होता है वह जल से डरने लगता है। अब देखिए जो आपका रेबीज है, रेबीज फैलता किससे है, तो हमने बताया वायरस से फैलता है। उस वायरस का नाम क्या है, रेप्टो वायरस। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जल से डरने लगता है। एक और बात देखिए, जो आपका रेबीज है यह कुत्ते के काटने से होता है। किससे काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। तो रेबीज जो बीमारी है वो किससे काटने से होती है, कुत्ते के काटने से होती है। और भारत में 99%, भारत में 99% यह जो आपका रेबीज है किससे कारण होता है, कुत्ते के कारण होता है। और देखिए इसको 28 सितंबर को रेबीज दिवस क्यों मनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस। तो देखिए हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुई पास्चर। क्या, लुई पास्चर। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने जो आपका रेबीज है इसके टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज की थी किसने, रेबीज के टीके की खोज की थी फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने। इस कारण से लुई पास्चर के पुण्यतिथि को, किसको, पुण्यतिथि को हम लोग क्या करते हैं, पुण्यतिथि को ही विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। उनकी पुण्यतिथि कब पड़ती है, प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को पड़ती है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं। हमने आपको बताया जो रेबीज है यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। अब देखिए इस बार की थीम भी आपको बता दी गई। हमने बताया कि जो रेबीज है इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें व्यक्ति जो होता है वो क्या करने लगता है, जल से डरने लगता है। इस बार मनाया गया 14वें नंबर का था और इसकी थीम रखी गई इन रेबीज
कोलेबोरेट, वैक्सीनेट, यानी कि रेबीज का उन्मूलन, सहयोग और टीकाकरण। तो आशा है यहाँ पर जो भी आप लोगों को जानकारी दी गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने 24 सितंबर 2020 को भारतीय तैराक की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है। उस तैराक का क्या नाम है आपको बताना है। तो अभी हाल ही में जो गूगल है इसने क्या किया, इसने 24 सितंबर 2020 को भारतीय तैराक की 80वीं जयंती पर क्या किया, डूडल समर्पित किया है। और वह कौन तैराक है, उन तैराक का नाम बताना है। तो उस तैराक का नाम है आरती शाह। तो देखिए अभी हाल ही में 24 सितंबर 2020 को जो गूगल है इसने क्या लॉन्च किया, इसने गूगल ने डूडल लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया, डूडल लॉन्च कर दिया। किसके नाम पर लॉन्च किया है, किनकी जयंती पर, तो आरती शाह जो कि भारत के तैराक रह चुकी हैं, इनकी 80वीं जयंती पर, इनकी 80वीं जयंती पर क्या किया गया, जो गूगल है इसने क्या कर दिया, डूडल लॉन्च किया। गूगल डूडल लॉन्च करता है, इसका मतलब ये देखिए डूडल लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि जो गूगल होता है वो अपना जो लोगो होता है उस लोगो को चेंज करता है, और जो उसका लोगो होता है उस लोगो को चेंज कर देता है। तो इस बार जो उसने डूडल लॉन्च किया उसमें दिखाया गया कि जो आरती शाह वो क्या है, वो तैर रही है। क्या कर रही है, तैर रही है। और तैरते हुए इनको गूगल का जो डूडल लॉन्च किया गया उसमें दिखाया गया है। तो डूडल में होता क्या है, जो गूगल होता है वो अपना लोगो लॉन्च करता है, डूडल लॉन्च करता है, और उसको जो उसका लोगो होता है उसको क्या कर देता है, बदल देता है। उस जो उसका लोगो होता है उस लोगो को चेंज कर देता है, लोगो को क्या करता है, वह चेंज कर देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को डूडल करते हैं। और उसमें आरती शाह को तैरते हुए दिखाया गया। आप देखिए जो आरती शाह है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 24 सितंबर 1946 को हुआ था। कब, 24 सितंबर 1946 को हुआ था। इनकी जो इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन 23 अगस्त 1994 को हुआ था। निधन कब हुआ, 23 अगस्त 1994, लेकिन जन्म कब हुआ, 24 सितंबर 1940 को। इसी कारण से इनकी 80वीं जयंती अभी हाल ही में 24 सितंबर 2020 को मनाई गई, और इसी अवसर पर गूगल ने क्या कर दिया, डूडल लॉन्च कर दिया। आप देखिए जो आरती शाह है ये तैराक रह चुकी है, भारत की क्या है, भारत की तैराक है। इन्होंने किया क्या था, कैसा मतलब ये तैराक है, तो इन्होंने क्या किया, देखिए इंग्लिश चैनल है, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश चैनल को पार किया था। किसको, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। क्या किया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्या किया था, तैरकर पार किया था। जो आपका ये इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। किन दो देशों के मध्य है, तो यह आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है कौन, इंग्लिश चैनल, जिसको कि आरती शाह ने तैरकर पार किया था। देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस है, किस नदी के किनारे है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। इसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इंग्लैंड, इसकी जो कैपिटल है वह आपका लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पर है, लंदन है। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है, ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, यह थेम्स, कहीं कहीं पर आपका थेम्स मिलेगा, कहीं पर टेम्स मिलेगा। तो थेम्स या टेम्स नदी के किनारे स्थित है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो किस नदी के किनारे है, थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो इंग्लिश चैनल है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पड़ता है, और जो इंग्लिश चैनल है इस इंग्लिश चैनल को पार किया था किसने, तैरकर, इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था आरती शाह ने। किसने, आरती शाह ने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अब देखिए ये जो दूरी थी, टोटल दूरी 67.5 किलोमीटर थी। कितनी, लगभग 67.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने क्या किया था, तय किया था। और लगभग जो समय लगा वह 16 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। कितना, 16 घंटा 20 मिनट में आरती शाह ने 67.5 किलोमीटर की दूरी तय किया था। अब देखिए ऐसा करने वाली, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। क्या, पहली
भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला के साथ साथ पहली एशियाई महिला भी थी, मतलब पूरे एशिया की पहली महिला आरती शाह है जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। तो पहली एशियाई महिला भी थी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो आरती शाह है ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला भी थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इसको जो आपका इंग्लिश चैनल है इसको तैरकर पार किया था। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, तस्मानिया सागर की किस देश के, जो तस्मानिया सागर है वह किस देश की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो हाल ही में पायलट व्हेल की मौतों के कारण चर्चे में रहा था। हमने अभी हाल ही में आपसे कुछ प्रश्न पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया की बात आई, तो हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया आपका चर्चे में है क्योंकि इसी के पास आपका एक तस्मानिया सागर पड़ता है जहां पर कुछ व्हेलों की मौत हो गई है। तो वही प्रश्न आपका सामने आ गया, तस्मानिया सागर, तस्मानिया सागर किस देश की, तस्मानिया सागर किस देश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो हाल ही में पायलट व्हेल की मौतों के कारण सुर्खियों में रहा। तो हमने आपको बताया है किस देश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की। देखिए जो आपका तस्मानिया सागर है, ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। और जो तस्मानिया सागर है यह वर्तमान में चर्चे में क्यों आया, इस कारण से चर्चे में आया कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लगभग 380 पायलट व्हेलों की मौत हो चुकी है। जो पायलट व्हेल होती है 380 उनकी क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। 380 पायलट व्हेलों की मौत हो जाने के कारण आपका तस्मानिया सागर वर्तमान में चर्चे में आया है। अब देखिए यहाँ पर जो तस्मानिया है, तस्मानिया की ओर बात करते हैं। तो जो आपका तस्मानिया है, तस्मानिया की राजधानी कहाँ पर है, तो जो तस्मानिया है इसकी राजधानी होबार्ट है। कहाँ पर, होबार्ट। तो अगर आपसे प्रश्न पूछने जाए तस्मानिया की राजधानी क्या है, तो तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। और जैसे ही यहाँ पर व्हेलों की मौत की बात आई तो हमने आपको भी कुछ दिनों पहले बताया, देखिए आपका असम जो सरकार है, भारत की असम राज्य जो सरकार है, इसने क्या किया, इसने 12,000 श्वानों को मारने का निर्णय लिया है। आई बात समझ में, 12,000 श्वानों को मारने का निर्णय किसने लिया, भारत की असम सरकार ने लिया अभी हाल ही में। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक देश है स्पेन, स्पेन इसने क्या किया, कोविड-19 के दौरान इसने 1 लाख मिंक को मारने का निर्णय लिया था। यानी कि 1 लाख ऊदबिलाव को मारने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया, हमने आपको बताया था कि उसमें से 87% जो भी आपके मिंक थे वे क्या थे, वे कोविड-19 पॉजिटिव थे, संक्रमित पाए गए। इस कारण से क्या किया गया, उनको मारने का निर्णय लिया गया। और हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 10,000 जंगली ऊंटों को मारने का निर्णय लिया गया था। कितने, 10,000 जंगली ऊंटों को मारने का निर्णय लिया गया था। और हमने बताया निर्णय क्यों लिया गया, क्योंकि वहां पर जो जंगली ऊंट हैं पानी अधिक पीते हैं और पानी की क्या पड़ गई, कमी पड़ गई, इस कारण से। और देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बोत्सवाना एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना, वहां पर 350 हाथियों की मौत हो गई। अभी हाल ही में बोत्सवाना एक देश है जहां पर लगभग 350 हाथियों की मौत हो गई है। और उसका कारण बताया गया बैक्टीरिया को, किसको, बैक्टीरिया को। उस बैक्टीरिया का नाम था साइनोबैक्टीरिया। किसके कारण हो गई, साइनोबैक्टीरिया के कारण हो गई, साइनोबैक्टीरिया के कारण हुई। तो अभी हाल ही में साइनोबैक्टीरिया के कारण बोत्सवाना देश में क्या हुआ है, 350 हाथियों की मौत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर तस्मानिया सागर की बात आई है, जो कहाँ पर स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया देश के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। और इसमें 380 हाथियों की मौत, 380 पायलट व्हेलों की मौत हो गई। और हमने बताया तस्मानिया की राजधानी क्या है, होबार्ट है। अब देखिए जो आपका व्हेल होते हैं पायलट व्हेल, इनकी लंबाई 7 मीटर है। कितनी लंबाई जो है इनकी 7 मीटर है, यानी कि लगभग 23 फीट। कितना, लगभग 23 फुट इनकी क्या है, इनकी लंबाई है। इनका जो वजन है वह आपका वजन 3 टन है। कितना, वजन 3 टन के करीब है। और जो इनकी लंबाई है वह लगभग 23 फीट के करीब है। देखिए तस्मानिया में ही एक आपका बीच पड़ता है जिसका नाम है मैकवरी बीच। क्या, मैकवरी बीच। मैकवरी बीच, बीच का मतलब होता है तट या किनारा।
तट, सागर तट या किनारा, जो सागर या किनारा होता है उसे बीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीच कहा जाता है। तो जो आपका तस्मानिया सागर है इसमें एक आपका मैकवली बीच है, मैकवली तट है, सागर का किनारा है, जहाँ पर कम पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो पानी है उसकी मात्रा कम पाई जाती है, यानी कि वह छिछला है। कैसा है? छिछला या उजला है। आई बात समझ में? अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही समुद्र में कोई आपका जैसे भूकंप या ज्वालामुखी आता है तो वहां पर होता क्या है कि जो समुद्र होता है उनमें क्या हो, जब भी ज्वालामुखी या भूकंप आता है तो भूकंप से या ज्वालामुखी से तरंगे निकलती हैं, और जो तरंगे होती हैं वे तरंगे क्या करती हैं, उन तरंगों से, देखिए हमने आपको बताया है साउंड वाले चैप्टर में कि वेल भी क्या करती है, यह भी तरंग को छोड़ती है। आई बात समझ में? तो जो भूकंप निकलता है, भूकंप उसमें आता है या जो भी ज्वालामुखी का उद्भव होता है तो वहां पर अगर वे समुद्र के अंदर हैं तब अगर उनका जब उद्गार होता है तो उसमें से होता क्या है, उसमें से तरंगे निकलती हैं, और उन तरंगों के कारण जो वेल थी इनका जो मानसिक संतुलन था या आय कहें तो ये अपने रास्ते को क्या हो चुकी है, अपने रास्ते से भटक गई। क्या हुई? अपने रास्ते से भटक गई, और अपने रास्ते से भटक जाने के कारण ये मैकवली बीच पर पहुंच गई, यानी कि जो आपका तस्मानिया सागर है उसका एक किनारा है जिसका नाम क्या है, मैकवली बीच। उस मैकवली बीच तक पहुंच गई और वहां पर पानी की मात्रा कम थी, जिसके कारण ये वहां पर फंस गई, और वहां पर फंस जाने के कारण इनकी मौत हो गई। वहां पर जैसे ही पता चला, लोगों ने जो भी सुरक्षा कर्मी थे वे पहुंचे, लेकिन वहां पर जो भी आपके पायलट फेल थे इनको बचाया नहीं जा सका और इनकी मौत हो गई। कुछ दर्जन बचाई गई लेकिन अधिकतर लोगों की क्या हो गई, वहां पर मौत हो गई। अब देखिए यहाँ पर बात है किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अभी अपने आपको जस्ट पिछले प्रश्न में बताया। अब देखिए जो तस्मानिया है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम है वास जल संधि। क्या? वास जल संधि। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वास जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच स्थित है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर वेल की बात आई ना, तो एक दुनिया में अगर ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित प्राणी का नाम बताइए, तो उसका नाम है नीली व्हेल। क्या? नीली व्हेल है। कौन सा व्हेल? नीली व्हेल है। अब देखिए जो आपका नीली व्हेल होता है इसकी जो लंबाई होती है, हमने पायलट व्हेल की लंबाई कितनी बताई, 7 मीटर। इसकी लंबाई 30 मीटर होती है। कितनी? 30 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसका या इसको फीट में कहें तो लगभग 100 फीट। कितना? 100 फीट इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। इसका जो वजन होता है, वजन उनसे अधिक होता है। इनका वजन जो होता है क्या होता है, उनसे अधिक होता है, और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ा स्तनधारी है। जो नीली व्हेल है पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। कौन? स्तनधारी कौन है, तो वो स्तनधारी है नीली व्हेल। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पायलट व्हेलों की मौत हुई है। कितनी? 380 के करीब है, और ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई है, इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित है एक सागर जिसका नाम क्या है, तस्मानिया सागर, और उसके मैकवली बीच पर हुई है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स ने भारत के किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स ने भारत के किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सम्मानित किया? तो उस राज्य का नाम है केरल। केरल राज्य को सम्मानित किया। और भी केरल राज्य की केरल राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय, केरल राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उस स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र की अंतर टास्क फोर्स है इसने केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय को गैर संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सम्मानित किया। आप देखिए यहाँ पर गैर संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो गैर संक्रामक रोग या इनको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या गैर संक्रामक रोग। ये वे रोग होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में
नहीं फैलते हैं। वैसे रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं वे कहलाते हैं गैर संक्रामक रोग। ये जो अभी गैर संक्रामक रोग होते हैं हमने बताया एक दूसरे मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेंगे। साथ ही यह जिस भी व्यक्ति में रहेंगे उसके लाइफ स्टाइल के कारण रहेंगे। किसी कारण जिस भी व्यक्ति में आपके गैर संक्रामक रोग होंगे उसकी लाइफ स्टाइल के कारण है। किसी कारण लाइफ स्टाइल के कारण होंगे। आई बात समझ में। और देखिए जो आपका गैर संक्रामक रोग है हमने बताया ये लाइफ स्टाइल के कारण होगा। जिस भी व्यक्ति में होगा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। जैसे आपका कैंसर या डायबिटीज। क्या डायबिटीज तो ये जो कैंसर है या जो डायबिटीज है यह जिस भी व्यक्ति में होगा यह उसकी लाइफ स्टाइल के कारण होगा। यह ऐसा नहीं है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाएगा। तो ऐसे रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं गैर संक्रामक रोग कहे जाते हैं। और इसके लिए अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? केरल के स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्मानित किया गया। आप देखिए जो केरल का स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं के शैलजा। कौन है? के शैलजा है। के शैलजा। और अभी हाल ही में हमने आप सभी लोगों को बताया था कि के शैलजा जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं इनको अभी हाल ही में टॉप थिंकर का अवार्ड दिया गया। क्या? टॉप थिंकर का अवार्ड दिया गया है। टॉप थिंकर चुना गया है किनको? के शैलजा को। टॉप थिंकर आपको बताया गया क्यों चुना गया? कोविड-19 के बारे में जो आपका कोरोना वायरस है इसकी जो भी प्रभाव हो सकते हैं इस प्रभाव को इन्होंने तुरंत भाप लिया और वैसे ही केरल में कार्य किया गया जिसके कारण से वहां पर जो आपका कोविड-19 है वो अधिक नहीं फैल पाया। इस कारण से इनको क्या किया गया? इनको कहा गया कि इनको टॉप थिंकर का अवार्ड दिया जाएगा। तो हमने आपको बताया था ये पहले स्थान पर थी टॉप थिंकर में। दूसरे जो टॉप थिंकर की लिस्ट थी उसमें दूसरे नंबर पर कौन थी? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन। कौन? जो जेसिंडा आर्डेन है वे क्या थी? वे दूसरे नंबर पर इसमें थी। लेकिन पहले नंबर पर कौन था? टॉप थिंकर का अवार्ड किसे दिया गया? केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका केरल है किसकी बात आई है? केरल की बात आई है। थोड़ा सा केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम है जो केरल है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? देश के वर्तमान में सीएम है पिनराई विजयन। कौन? पी विजयन या पिनराई विजयन। इसके गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए केरल की जब भी बात आती है अभी हाल ही में केरल में हुआ क्या कि मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क भी अभी हाल ही में केरल में खुले जाने की बात की गई है। तो अभी हाल ही में एक और न्यूज आप लोगों के लिए कि भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर खुला जाएगा? तो वो भी आपका केरल के अंदर खुला जाएगा। कहाँ पर? केरल के अंदर खुला जाएगा। और केरल की जब भी बात आती है हमने आपको बताया पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि पेरियार नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। और हमने आपको बताया एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध। क्या? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो देखिए जो आपका इडुक्की बांध है यह केरल में पड़ता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इडुक्की बांध किस राज्य में पड़ता है तो इडुक्की बांध केरल में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? तो यह आपका पेरियार नदी पर पड़ता है। किस नदी पर? पेरियार नदी पर पड़ता है। एक घाटी भी केरल में स्थित है जिसका नाम है साइलेंट वैली या शांत घाटी। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल राज्य में है। तो केरल से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे जिसको हमने आपको बताया। और कुछ प्रश्न आप कोविड-19 का इसमें वर्तमान में दौर चल रहा है और कोविड-19 से कम 5 प्रश्न आपको आने चाहिए। देखिए केरल से रिलेटेड पहला प्रश्न। अब देखिए जो भारत का पहला मरीज पाया गया था, जो फर्स्ट मरीज भारत में कोविड-19 का पाया गया था वह कहां पर पाया गया था? पहला जो मरीज था वह कहां पर पाया गया था? केरल के अंदर पाया गया था। भारत का पहला मरीज कहां पर पाया गया? केरल में पाया गया। लेकिन भारत में कोविड-19 का पहला मरीज तो केरल में हुआ लेकिन भारत में कोविड-19 के कारण पहली मौत कहां पर हुई थी? तो जो पहली मौत हुई थी वह कर्नाटक में हुई थी। कहां पर? कर्नाटक के अंदर पहली मौत हुई थी। लेकिन पहला मरीज कहां पर मिला था? पहला मरीज आपका केरल में मिला था। इसके अलावा एक और
एक और प्रश्न आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, पहला भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने लॉकडाउन लगाया था? क्या लॉकडाउन? तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान था। कौन? राजस्थान। तो राजस्थान ने क्या किया था? लॉकडाउन लगाया था। और महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा था। कौन था? हरियाणा। तो भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, कोरोना वायरस का जो संक्रमण था इसको महामारी घोषित किया, हरियाणा। एक और प्रश्न, पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला, पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब बना। कौन? पंजाब। तो भारत में कोविड-19 का पहला मरीज केरल में पाया गया, पहली मौत कर्नाटक में होती है। जो लॉकडाउन पहला लगाया गया राजस्थान द्वारा लगाया गया, पहली बार महामारी घोषित किया गया हरियाणा द्वारा, और पूर्ण रूप से पहली बार कर्फ्यू लगाया गया कहां पर? पंजाब के अंदर लगाया गया। आप देखिए जो आपका कोविड-19 है, कोविड-19 है, इसका जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या है? तो कोविड-19 के वायरस का नाम है सार्स CoV-2, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। ये आपका कोविड-19 का जो वायरस है उसका नाम है। अब देखिए इतने प्रश्न आपको आने चाहिए। यहाँ पर एक संस्था का जिक्र किया गया जिसने क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स, इसी ने क्या किया? केरल को गैर संक्रामक रोगों के लिए सम्मानित किया है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स है, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 2013 में किया गया था। कब? इसका जो गठन था 2013 में किया गया। क्यों किया गया? गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रखने के लिए इसका गठन किया गया था 2013 में। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होंगी। अगर जो भी बातें यहाँ पर बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।